अब हमारे सामने यहां पर मौजूद हैं हमारे ऑल इंडिया रैंक 4 सीए फाइनल वत्सल। वत्सल, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इतनी शानदार रैंक आप लेकर आए हैं और इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत एक हार्दिक अभिनंदन हम करके चल रहे हैं, क्योंकि आपकी रैंक बहुत ही शानदार है। तो यहां पर मैं यस आपसे सर। पूछना चाहूंगा, आपकी इफेक्टिव पढ़ाई कितने घंटे की थी? सर 14 आवर्स, अप्रॉक्स 14 आवर्स की मेरी इफेक्टिव पढ़ाई थी सर। मैं भी नहीं पढ़ पाता था 14 घंटे, ठीक है। मेरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो 12 घंटे की थी। आपकी 14 आवर, इट्स ग्रेट। दूसरा, जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, बच्चे का पहला प्रश्न ये होता है कि आखिरकार रिवीजन हम कैसे करें। तो आपने कैसे रिवीजन किया उसमें? सर जैसे रिवीजन तो मैंने जैसे जिस कॉन्सेप्ट का जिस पर्टिकुलर चैप्टर का क्लासेस खत्म हुआ, हम्म, मैंने जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसका रिवीजन मैंने कर लिया एंड देन नेक्स्ट चैप्टर के पहले फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया। हम्म, ऐसे जब पूरे सिलेबस खत्म होगा तो 1 एंड 2 वीक्स में मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज किया। हम्म, देन जब एग्जाम का जो 4-5 मंथ्स होता है, हम्म, पहले मैंने रिवीजन वीडियोस से थोड़ा चालू किया, जिससे कि पुराने कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो गए होते क्लास के लिए, तो हम्म, उसको थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए रिवीजन वीडियोस देखा एंड हम्म। देन फिर खुद से रिवीजन किया, जो जो कॉन्सेप्ट बुक्स नोट्स जो बनाए हुए थे उसी के बेसिस पर। क्लास में जीएसटी पोर्टल का हम यूज करते हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में और राइटिंग में? बेसिकली जो जीएसटी पोर्टल का मेन यूज आता है वो आपको आर्टिकलशिप एज वेल एज आपके फ्यूचर में, आप जब आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आता है। एक्चुअल में जब हम लोग जो पढ़ते हैं, जो बुकिश नॉलेज होती है वो एक्चुअल में रियलिटी को जब बिना जीएसटी पोर्टल के हम लोग क्लिक नहीं कर पाते। तो हम्म। जीएसटी पोर्टल का हेल्प वहां से हम लोग को बहुत मिलता है कि एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअल में कैसे वो चीज को किया जाता है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उस चीज को, वो बिना जीएसटी पोर्टल के यूज के हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट होता है सीखना। अच्छा, अच्छा, ग्रेट, ग्रेट। दूसरा, इसमें जैसे हम क्लास में ना काफी मेहनत करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, जैसे ईआरसीसी का कॉन्सेप्ट था एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर, उस तरह के कुछ क्या चीज होती हैं, काफी पीछे बैकएंड में हमारी मेहनत लगती है, तो वो वाकई में आपको, क्योंकि आप पूरी जर्नी से आप बाहर आ चुके हैं, तो क्या वाकई में हेल्पफुल होते हैं वो? हेल्पफुल होते हैं सर। जैसे यार मतलब एग्जाम्पशन चैप्टर में ईआरसीसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसका, क्योंकि 3-4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है तो आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो हम्म। आपका जब लाइव एक्सप्लेनेशन उसका चलता है तो हम लोग उसको समझ पाते हैं कि टीचर जो है कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में वो हो क्या रहा है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों वो सेक्शन को लाया गया या कोई पर्टिकुलर लॉजिक को क्यों लाया गया, हम्म। वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू बहुत अच्छा समझ के आता है। गुड, 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 गुड। टेस्ट दिए थे क्या आपने, जो हमने क्लास में लिए थे? सच बताना। यस सर, यस सर, सारे टेस्ट दिए थे सारे। सारे दिए यस थे। अच्छा, मैंने रैंक होल्डर्स के बीच में ना एक ही कॉमन चीज पाई है कि मैं जब यस। ये सवाल पूछा है, और देखो मैंने, आपको भी पता है कि मैंने बिल्कुल नेचुरल आंसर लिए हैं यार, जो है जैसा है वो सामने आना चाहिए, सीधी बात, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस इंटरव्यू कंडक्ट करने का, यस। वो है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो उसको आगे आने वाले बच्चे देख रहे हैं, उनको एक समझ मिले, सीख मिले, और वो भी नेचुरली कि यार यार ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। इस बच्चे की रैंक नंबर 4 आई है, तो यार इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, कैसे करके हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट में आपके मार्क्स कैसे आया करते थे? तो टेस्ट टेस्ट में जैसे 20-25 का टेस्ट होता था तो 80%, 75% अप्रॉक्स, जैसे 15-16-20, तो जिस पे वीकनेसेस थी, ज्यादा काम करने के बाद पता चला कि यहाँ पे गलतियां कहाँ हो रही है, सेक्शन लिखने में गलती हो रही है, लीगल सेंटेंस में गलती हो रही है, या फिर अंडरस्टैंडिंग में गलती हो रही है, वहां से पता चलता है। एंड देन जो मॉक टेस्ट दिया उस पर फिर जब इवेल्युएशन होके आता है, आप खुद से इवेल्युएशन कीजिए या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज या टीचर आपका कोई भी इवेल्युएशन करे, तो हम्म। उससे पता चलता है आपको गलती कहाँ हो रही है, या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में गलती हो रही है, या आपको थियोरेटिकल मिस्टेक्स हो रही है। तो टेस्ट इज रियली हेल्पफुल इन दैट सिनेरियो, टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपके 75 टू 80 के आसपास टेस्ट में नंबर आया करते थे, और अभी आपके कितने मार्क्स है आईडीटी में? 75 सर। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्कोर आपका इंटरनल में आ रहा है, मोटा मोटी वही स्कोर आपका मेन एग्जाम में आने वाला है। दैट्स ग्रेट, हमें बड़ी खुशी मिलती है इस चीज को सुनकर कि टेस्ट के पीछे जो हम अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। अच्छा,
राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सीए में क्या होता है ना बच्चा यार, वत्सल तुमने भी देखा होगा, पढ़ता बहुत है, लिखता नहीं है। आप की राइटिंग प्रैक्टिस किस तरह से बनी थी? तो जैसे मैंने मल्टीपल मॉक टेस्ट दिए थे, जो टेस्ट कंडक्ट कराए गए थे वो दिए थे, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है उसको एक बार जॉट डाउन कर लिया था कि कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टीज हो सकती है आगे, जब 1.5 days में पढ़ना हो, जब 2 months में रिवीजन करना हो हम लोग को। तो हुँ, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको एग्जाम में लिखना पता चल जाता है कि आपको लिखना है कैसे एग्जाम में, किस कितना लंबा लिखना है, कितना शॉर्ट में लिखना है, कितने मार्क्स के लिए कितना आपको आंसर लिखना है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप जीएसटी में भी न्यूमेरिकल्स आपके अच्छे नंबर के आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है वो राइटिंग प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। अच्छा, अच्छा। अब मैं आपसे एक बात और आखिर में पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आप इस बड़ी जर्नी से बाहर आ चुके हैं, तो जो और बच्चे इसमें एंटर होने वाले हैं, आप अपनी तरफ से उन्हें क्या टिप्स देना चाहोगे कि उन्हें किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि यार ये करना चाहिए और ये नहीं करना है? आपका अनुभव क्या है उस पर? जैसे मेरा जो सीए का जर्नी था उसमें मेन हमको जो लगा कि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी इज द की। हुँ, आपको क्लासेस रेगुलर टाइम पे खत्म करनी है, आपको रिवीजन रेगुलरली करने हैं, आपको जो पुराने कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं हो रहे तो उस पर डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको रिवीजन वीडियोस के थ्रू सॉल्व कीजिए, या फिर अपने जो प्रोफेसर हैं उनसे इन्फॉर्म करके, उनसे कंसल्ट करके सॉल्व कीजिए उस इश्यूज को। प्रैक्टिस कीजिए, जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। हुँ। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जब जनरली हम लोग थ्योरी लिखना नहीं चाहते, तो उसको भी मल्टीपल टाइम्स नहीं, लेकिन एक दो बार उसका थ्योरेटिकल प्रैक्टिस भी होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे लिखना है, उससे बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अब एक बार पेरेंट्स को और फ्रेम में लेकर आइएगा। पहले वो टेक्निकल कुछ ग्लिच हो गया था, जिस वजह से वो हमारा वीडियो नहीं शूट हो पाया था पहले वाला। एक बार मैं फिर से पेरेंट्स को फ्रेम में लेना चाहूँगा। ओके सर, एक बार और फ्रेम, एक बार और फ्रेम। हाँ सर। पहले ना अभी जब हम बात कर रहे थे, वो किसी टेक्निकल ग्लिच के चलते हुए रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वो। तो मैं इसलिए आपको दोबारा फ्रेम में यहाँ पर लेना पड़ा है। कोई बात। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आपको बधाई हो। बेटे ने कोई ऐसा वैसा नहीं, वो रैंक 4 आया है, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं रैंक 4 सुनकर, ठीक है? तो आई अंडरस्टैंड कि आपको जब पता लगा हो कि बेटे का रैंक 4 आया है, तो तब लाइक एक अलग ही भाव होता है। और मेरा मानना ये है कि नॉर्मली बच्चों की पहचान माता-पिता से होती है कि ये उनका बच्चा है। लेकिन द मोमेंट माता-पिता की पहचान बच्चों से होनी शुरू हो जाए, इससे बड़ा माँ-बाप के लिए कोई प्राउड नहीं हो सकता है कि बच्चा इस लायक उनका पहुँच चुका है, इस लेवल पे वहाँ पर पहुँच चुका है। सो मैं भी एक पिता होने के नाते आई कैन अंडरस्टैंड वेल कि इस समय आपकी क्या फीलिंग्स रह रही होंगी, एंड आई एम राइट नाउ आल्सो इमोशनल विद दिस मोमेंट। और मैं जो आपके पल है ना खुशी के, मैं उनको जी पा रहा हूँ, मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ उनको इस समय। और आप तिरुपति बालाजी आए हुए हैं, और तो ये आपका प्री प्लान्ड था या अचानक से प्लान किया गया? नहीं सर, प्लान था। 6 दिन पहले हमने प्लान बना लिया था कि 11 को रिजल्ट आ रहा है, 12 को चलेंगे दर्शन करने। क्योंकि ये पूरा था कि रैंकर्स होल्डर रहेगा, अब क्या रहेगा ये तो नहीं मालूम था, लेकिन इसकी पढ़ाई और इसके लगन देख के हम लोगों को पूरा अंदाजा था कि ये कोई ना कोई रैंक होल्डर्स क्लियर करेगा। क्योंकि पर डे पेपर दे के आता था तो मैं 10 मिनट बात करता था इससे, और उसकी सारी एक मन में हम लोग भी समझ जाते थे कि क्या स्टैंड चल रहा है क्या नहीं है। तो एक मन में प्रिजम्पशन बन गया था कि रैंक होल्डर तो रहेगा ही, क्या रहेगा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया था। अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अमूमन वैसे नॉर्मली वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो आपने पैर देख लिए थे पहले ही, और आपकी जो सारा जो ट्रिप थी प्री प्लान्ड थी ये। दैट्स ग्रेट। एंड वरना नॉर्मली तो ये होता है कि भाई पास होंगे या फेल होंगे, लेकिन आपका पहले से बच्चे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था जो काबिले तारीफ है। और जिनके आप पास आप दर्शन करने के लिए आए हो, वो भी तो इस लाज को रख के चलते ना कि देखो इन्होंने मेरे भरोसे ये पहले से प्लान कर रखी कि बच्चे का बिल्कुल रैंक आएगा एंड ऑल, और यहाँ पर हम आएंगे तो वो भी कृपा बिल्कुल। बरसाएगा डेफिनेटली। मैम आपसे एक सवाल, जब वत्सल इतना सा था तब से आपने पाल पोस के इसके बड़ा किया, इसकी हर एक्टिविटी को आप पहचानते हैं।
क्या लगता था कि रैंक लेकर आएगा, मतलब बिफोर एग्जाम्स इवन? ये कुछ तो लगता था सर, लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा बोल के ये नहीं लग रहा था। ये तो लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छा करके जाएगा। लेकिन इतना ग्रेट, अच्छा ग्रेट। लेके आएगा ये नहीं। ग्रेट। तो शॉक्ड वाला चीज हो गया एकदम। अच्छा, अच्छा, तो आप किस तरह पूजा से कर इसको रही थी, तुझे पता था हम्म तो आप किस तरह से उसे मोटिवेट करते थे? क्योंकि देखो लाइफ इतनी, मतलब जो जर्नी है सीए की, कि इसमें काफी अप एंड डाउन्स आते हैं, बच्चा डिमोटिवेट भी होता है, एंड सब चलता रहता है। तो जब डिमोटिवेट होता होगा तो आप कैसे कंट्रोल करते थे, कैसे इसको मैनेज करते थे? नहीं, डीमोटिवेशन तो रहा ही नहीं कभी इसके मन में। अंडर का ये कॉन्फिडेंस रहा कि हम अच्छा कर रहे हैं, और पापा जैसे हम लोग पूछते थे कि पापा चिंता मत करिए, अच्छा है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद, जैसे रिजल्ट आने के पहले जब एग्जाम दे के आता था तो हर चीज पे बात होती थी, तो वो बता देता कि पापा हम इतना परसेंट इसमें आ जाएगा, कॉन्फिडेंट रहता था। मतलब ये नहीं है कि एग्जाम दे के आए पापा होगा जैसा होगा बता पाएंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है, वो बात नहीं थी। ये कंफर्म रहता था कि पेपर अच्छा हुआ है पापा, अच्छा हुआ। सर मैंने कल से ना कई सारे रैंक होल्डर के इंटरव्यू लिए हैं, और उन सब में मुझे एक बात ये कॉमन निकल के आई है, मैंने हर पेरेंट्स से बात की है, कि वो रैंक होल्डर जो बच्चा था ना, वो पेरेंट्स के प्रति बड़ा ईमानदार था। कोई इसमें छिपाव नहीं था। हर पेरेंट्स ने कहा कि हमारा बच्चा ऐसा था कि बिल्कुल जो जैसा है वैसे बताता था। पेपर जरा भी ऊपर नीचे हुआ है बता रहा है, पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है। तो जो ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, ये बहुत हद तक रोल प्ले करती है बच्चे के रैंक के अंदर। जी जी जी। तो जी। अ, कुछ और अपनी तरफ से आप बताना चाहें पेरेंट्स को? मैं भी एक पेरेंट्स की कैटेगरी में आता हूं, कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से और मदर डेवलप फादर करें। को बच्चों पे भरोसा रखना चाहिए। जी। मदर फादर को बच्चों पे भरोसा चाहिए। अगर भाई भी में कोई एक साल में या कोई प्रॉब्लम भाई नहीं हुआ तो डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करके बच्चों को फिर अगले साल के लिए करना चाहिए। ये तो चीजें लगी रहती हैं सर, सब बच्चे बराबर नहीं कर पाते। साल में बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ पाता। समय करेक्ट। की बात होती है, लेकिन बाकी तो डेस्टिनी साथ देती है कि भाई कैसा पढ़ के गए और क्या पेपर आया क्या नहीं है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे बहुत सारे बच्चों का ना रिजल्ट नेगेटिव भी आता है। हर बच्चा रैंक नहीं ला सकता, एंड जो नेगेटिव रिजल्ट आता है तो बच्चा तो परेशान होता ही होता है। ऐसे में कभी-कभी देखने में आता है कि पेरेंट्स की तरफ से भी बच्चे को वो सपोर्ट, वो मॉरल सपोर्ट नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे एज ए पेरेंट? नहीं सर, सारी कुछ चीजें जल्दी हासिल नहीं की जा सकती जीवन में, और हम्म। कोई सफलता का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं। सफलता का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है। जी। स्टेप बाय स्टेप अगर कर रहा है बच्चा तो अच्छा ही करता है। हो सकता है साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, हम्म। लेकिन बच्चे अगर जो लगन से लगे हुए तो जनरली निकाल ही लेते हैं। हम्म। जी। तो सर और मैम, आपसे बात करते करते मेरा तो मन नहीं भर रहा है। मुझे लगता है कि हम उसको और बातें करते रहें, क्योंकि बातों में से बातें निकलती रहेंगी। बट मैं आपका भी शायद समय ले रहा हूं, और आप ऑन द वे हैं आई थिंक सो बालाजी के लिए। तो बालाजी पहुंच गए क्या आप? जी, दर्शन कर हाँ, लिया हमने, दर्शन सुबह किया कर है। लिया। दर्शन कर लिए? जी। हेलो? हेलो? हेलो। सर हेलो? हाँ, दर्शन कर लिया सर। अच्छा, दर्शन कर लिए हैं, दर्शन तो हो गया वापसी है सर। वापसी में आ रहे हैं अब आप ना? अच्छा। जी। जी। तो सर नहीं, अब वापसी कल फिर एक बार दर्शन करने की कोशिश करेंगे, दर्शन कल करके फिर आएंगे। तो हमारी तरफ से भी कुछ विनती कर दीजिएगा कि कृपा दृष्टि बनाए रखें, ठीक है? तिरुपति बालाजी, हालांकि ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैं अभी तक वहां कभी गया नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा जाने की। और तो कहिएगा कि भाई आपके वो भी भक्त हैं जो वहीं पर बैठे बैठे भक्ति करते रहते हैं, और हमें भी बुलाने का एक मौका दे, क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं होगी कोई वहां जाएगा नहीं। ठीक है जी। तो हालांकि मन नहीं कर रहा है इंटरव्यू खत्म करने का, इंटरव्यू का डिस्कशन जो चल रहा है अपना ये, बट स्टिल क्योंकि आपका भी मैं समय ले रहा हूं। और तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ढेरों बधाई। और वत्सल, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा एट द एंड, ये जो AIR 4 आपका यस सर। आया है, तो आपकी जो रियल स्ट्रगल है ना लाइफ का, शुरू होता है यस अब। सर। ठीक है?
वो शुरू होता है अब। यस सर। ये तो एक प्रीमियम वर्ल्ड में आपका एंट्री कार्ड है AIR4, ठीक है। तो आपको अब कि आपके अंदर कितने और गट्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर और हैं, वो आपको दिखानी है इस रियल वर्ल्ड के अंदर आकर, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और आपके ब्राइट एंड और बेटर फ्यूचर Thank- के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसे खूब फूलो फलो और हम हमेशा ये छाती चौड़ी करके बोल पाए कि देखो इस बच्चे को हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेरेंट्स का भी, आपका भी, और अपना समय दिया। और आज बनारस के छोरे ने बहुत कमाल करके दिखाया है, बनारस उत्तर प्रदेश, AIR रैंक 4 एंड CA फाइनल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।